Group to please felicitate and welcome the Honorable Minister here today. Let's keep that applause going, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for that. Over to you. Thank you very much. Mansukh Mandavia ji. Ladies and gentlemen, joining us this morning is the Union Sports and Labour Minister, Mr. Mansukh Mandavia ji. और इनकी मैं एक आपको बात बता दूं. ये इतने एंगेजिंग हैं और स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट इतनी है इनमें कि आप जब जाएं इनसे आपको लगेगा एक खिलाड़ी का जो साइकोलॉजी होता है वो इनके अंदर है. नेवर से डाई, हमेशा अपने टारगेट को अचीव करना. मनसुख मंडाविया जी, आजकल लेबर कोड आपका बहुत चल रहा है. स्पोर्ट्स में तो बहुत झंडे गाड़ रहे हैं हम, पर लेबर कोड आपका बहुत चल रहा है. आई हैंड इट ओवर टू मिस्टर मनसुख मंडाविया टू एक्सप्लेन टू अस कि ये लेबर कोड से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और रिफॉर्म्स में ये कितना बड़ा स्टेप है. सबसे पहले तो मैं आपको ये अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने लेबर कोड जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बातचीत करने के लिए बुलाए. जैसे विनीत भाई का तो ज्यादा विषय स्पोर्ट्स का है, लेकिन जब लेबर कोड का विषय है तब तक दोस्तों मुझे मोदी जी ने दो शक्ति के लिए काम करने के लिए कहा है. एक युवा शक्ति देश के लिए महत्वपूर्ण होती है और दूसरी श्रम शक्ति ये भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है. श्रम शक्ति और युवा शक्ति को आगे बढ़ाना, देश के लिए ये दोनों शक्ति का उपयोग करके विकसित भारत के रास्ते पे आगे बढ़ना, और 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनना. उसमें लेबर वर्क फोर्स एक महत्वपूर्ण पिलार है. ये देश में 40 करोड़ से अधिक हमारा वर्क फोर्स है जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो नेशन बिल्डिंग करता है, ये देश को बनाने वाला है. इसलिए मेरे मन में और मोदी गवर्नमेंट श्रम को प्राथमिकता देती है, श्रमिक को प्राथमिकता देती है. ये देश की आजादी के पहले से बना हुआ 26 लेबर कानून से देश गवर्नेंस होता था. दोस्तों, आप सोच सकते हो कि आज से 100 साल पहले वर्किंग कंडीशन अलग थी, जॉब की स्थिति अलग थी, कामकाज की व्यवस्थाएं अलग थी. ये सबके को ये समय को ध्यान में रखते हुए जो कानून बने थे वो ही देश की आजादी के 75 साल तक वो ही चलते रहे. और उससे हुआ क्या, ये देश में कई ऐसी धाराएं रही, कई ऐसे विचार आए, ऐसे विचार के लोग शासन में आए, ऐसे विचार के लोग लेबर को लेबर का अपना जिम्मा ही है लेबर के कल्याण करना, और ना लेबर का कल्याण हुआ ना देश में इंडस्ट्रीज आगे बढ़ी. ये दोनों के बीच में सामंजस्य लाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि देश को इंडस्ट्रीज की भी आवश्यकता है, देश को वर्क फोर्स की भी आवश्यकता है. लेकिन वर्क फोर्स और इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रीज होगी तब काम मिलेगा, जब काम करने वाला है तब इंडस्ट्री चलेगी. दोनों धारा को समझ के हमें नीति तय करनी चाहिए. उसमें बहुत समय लगा, लेकिन जब मोदी जी ने एक दशक पहले एक परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट का नेतृत्व करना चालू करा, डेवलपमेंट सेंट्रिक गवर्नमेंट बनी, जिन्होंने प्राथमिकता दी रिफॉर्म परफॉर्म,
और ट्रांसफॉर्म, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि हम पुराने 26 कानून है वो वर्तमान समय में आईएलओ क्या कहता है, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है, दुनिया में कैसे कानून है, ऐसे कानून हमारे देश में होने चाहिए। इसलिए 26 कानून को रिफिल करके 4 लेबर कोड में कन्वर्ट करा और ये 4 लेबर कोड को 2019 और 2020 2 साल में पार्लियामेंट से पारित करा। पार्लियामेंट से पारित करने के बाद 5 साल तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अंतोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें तुरंत ही उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, लागू करना चाहिए, और लागू करने से हम हमारी देश की श्रम शक्ति को ताकत दे सकते हैं, हम उसको अधिकार दे सकते हैं। और कई लोग उसके लिए इधर उधर बोलते रहे। मैंने सभी ट्रेड यूनियन से घंटों तक बातचीत करी, एक एक इंडिविजुअल ट्रेड यूनियन से बैठा, ट्रेड यूनियन की सामूहिक मीटिंग करी। मैंने कहा कि क्या कारण है, आप ये लेबर कोड के साथ सहमत है, नहीं सहमत है, ऐसा क्यों चलता है। और हम ये सब करते रहे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पता चल गया कि लेबर कोड में जो प्रावधान करा गया है ये तो हमारे वर्कर्स सेंट्रिक है। इसलिए अपने अपने स्टेट में 23 स्टेट ने ये लेबर कोड का प्रावधान अपने स्टेट में जो लोकल कानून थे ये कानून को अमेंड करके प्रावधान कर दिया। तो मोदी जी ने मुझे कहा कि हमें उसको तुरंत ही लागू करके यूनिवर्सल सारे देश में एक समान कानून लागू कर देना चाहिए। और जब मैं ट्रेड यूनियन से बात कर रहा था तो कई ट्रेड यूनियन तो उसमें अच्छी तरह से सम्मत हो गए, कई ट्रेड यूनियन उसका विरोध करते थे। तो विरोध, मैंने कहा क्या विरोध, क्यों विरोध कर रहे हैं, कौन सा प्रावधान ऐसा है। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अंतोगत्वा सरकार कोई वर्कर्स के खिलाफ तो कभी नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री कामगार का, मजदूर का पग धोता है वो कभी मजदूर के खिलाफ कोई एक्शन करता है सही, कभी नहीं करेगा। जो जिसको मोदी पूजता है, ऐसे लोगों की कल्याण की कोई बात आती है तो मोदी गवर्नमेंट तो उसको प्रो एग्रेसिव काम करेगी। तब जब मैंने तय करा कि हमें लेबर कोड लागू कर देना है, ये लेबर कोड में है क्या, तो मैंने कहा कि ये लेबर कोड वर्कर्स सेंट्रिक है। ये लेबर कोड महिला और पुरुष को समान वेतन का अधिकार देता है। आप मुझे बताओ उसमें क्या गलत है। क्या ये देश की 50% हिस्सा महिला है, उसको समान वेतन पाना अधिकार नहीं है। ये कानून महिला और पुरुष को समान वेतन देने का अधिकार देता है, गारंटी देता है। ये 4 लेबर कानून देश में सब लोगों को मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज सुनिश्चित करता है। हर स्टेट अपना अपना वेज आज तय करता है और कई लोग ज्यादा करता है, कई लोग कम करता है। मैं कानूनी तौर पर उसको एक वेज सीलिंग तय नहीं कर सकता हूं, एक वेज तय नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये लेबर कोड ये प्रावधान करता है कि फ्लोर वेज भारत सरकार तय करेगी। एक फ्लोर वेज तय कर दिया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को उससे नीचे वेज नहीं तय करना है, उससे ऊपर कर सकते हैं। तो ये लोगों को मिनिमम वेज की गारंटी देता है, उसमें क्या गलत है, विरोध करने का क्या कारण है। हमारे देश की महिला आज वर्किंग कंडीशन बदली हुई है, वो आज आउटसोर्स वर्क कर सकती है। कोई हमारी महिला इंजीनियर हो गई, माइनिंग इंजीनियर हुई, तो माइनिंग इंजीनियर महिला ये माइनिंग में रात को भी काम करना चाहती है स्वैच्छिक तौर पर कि भाई मैं काम करना चाहती हूं, और वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड की है तो महिला वहां काम कर सकती है। उसको प्रावधान दिया गया है कि महिला कभी भी कहां भी जहां चाहे वहां अपनी इच्छा से, बल जबरन से नहीं, वो काम कर सकती है। ये कानून में एक गारंटी दी गई है। मेरे सामने कई युवा भी बैठे हैं, कोई भी युवा, कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब कोई फैक्ट्री में काम करते कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और रिकॉर्ड पर ये युवा का नाम ही नहीं है, तो उसको जो लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलता है, वो परेशान हो जाता है। आज देश के हर युवा
जिसको नौकरी मिलती है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने की गारंटी ये लेबर कोड में कर दी गई है, ताकि आपने कितनी नौकरी करी है, कहां नौकरी करी है, एक रिकॉर्ड कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई आपका अधिकार का लाभ से आपको वंचित नहीं कर सकता। ये अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी देता है। कई प्रकार के काम वर्तमान समय में बदले हुए हैं, कई हैजार्डस काम है, कई ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता है वहां डिसीज होने की ज्यादा संभावना है। नाविका जी, ये लेबर कोड ये प्रावधान करता है, एक गारंटी देता है कि कोई व्यक्ति कोई हैजार्डस काम करती है, जरूरी नहीं है कि एसिक के लाभार्थी है, नहीं है। एक कंपनी एसिक के लाभ के नियम के अनुसार 10 मिनिमम एम्प्लॉइज है तो ही उसको लाभ देना जी, नहीं। ऐसी वर्किंग कंडीशन में काम करने वाले हर व्यक्ति को 1 रुपये से 1 करोड़ तक का इलाज, मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। क्या गलत है उसमें? लेकिन सवाल ये होगा कि इस पर चेक कौन रखेगा? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर विमेन रात को काम कर रहे हैं तो क्या इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा? ये तमाम सवाल भी उठते हैं। उसमें बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि रात को महिला को काम करना है, उसकी सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मानक के अनुसार एक सेफ्टी स्टैंडर्ड तय करा गया है, और ये महिला स्वैच्छिक तय करेगी कि भाई मेरे जो इंटरनेशनल मानक है उसके मुताबिक, फॉर एग्जांपल रात को काम करना है, पुलिस है वहां पर, लाइट है, 1 से अधिक लोग वहां काम करते हैं, ये सब है, तब ही महिला वहां काम करने के लिए जाएगी। लेकिन उसको भेजी नहीं जाएगी, वो अपनी डिग्निटीज के अनुरूप उसको लगे कि मुझे वहां जाना चाहिए। अलग अलग वर्क होता है, कोई टेक्नीशियन होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई वर्कर्स होता है, तो उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करना और इस सेफ्टी का स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना इस सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। तो उसमें जो आपने शंका, चिंता जताई, इंस्पेक्टर का रोल मर्यादित, इंस्पेक्टर का रोल फैसिलिटेटर का रहेगा कि भाई फैसिलिटी है वहां बराबर, वो उसको देखना है। इंस्पेक्टर को यह नहीं कहना है कि आप जाओ वहां काम करना है आपको, आपने काम क्यों नहीं करा। कोई ओनर या तो इंडस्ट्रीज के मालिक उसको फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, इसलिए महिला की सेफ्टी को प्रायोरिटी देके उसको अच्छी सैलरी के साथ, कोई काम करने से उसको ज्यादा वेतन मिल सकता है, लेकिन वो महिला है इसलिए उसको वहां जाने का की मना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही लेबर कोड में ये प्रावधान करा है, 40 साल के एबव के कोई वर्कर्स है, नाविका जी 40 से एबव एज हो गई है, ऐसे सभी वर्कर्स को ईयरली हेल्थ चेकअप की गारंटी देता है। ईयरली हेल्थ चेकअप करने से कई बार क्या होता है, व्यक्ति मजदूर है, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, छोटी मोटी बीमारी है तो इग्नोर करता है। कई ऐसे लोग होते हैं, और बीमारी तो कभी किसी को पूछ के कहां आती है, वो तो अमीर के यहां भी आती है, गरीब के यहां भी आती है। जब कोई अमीर के यहां बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, लेकिन कोई गरीब के यहां बीमारी आती है तो वही कमाई का आधार होता है, और बड़ी बीमारी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में इलाज कराने के लिए खर्च का पैसा नहीं होता है। लेकिन जब उसकी फैमिली के मेंबर उसको अस्पताल लेके जाते हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसका हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लीवर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख का खर्च होगा, दिक्कत हो जाती है। कई बार उसकी फैमिली उसका इलाज कराने के लिए कोई शाहूकार से पैसा लेके आते हैं और परमानेंट और शाहूकार के इंटरेस्ट से ही दबा रहता है। आज ऐसे 40 करोड़ लोगों को हेल्थ चेकअप करके आयुष्मान भारत योजना के तहत उसको हेल्थ सिक्योरिटी प्रावधान करी जा रही है। दोस्तों, 40 करोड़ लोगों को हेल्थ चेकअप की गारंटी। आज एक कोड प्रावधान करता है कि कोई भी आज गिग वर्कर्स, एक नया वर्कफोर्स तैयार हो रहा है जो प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। आज देश में 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स है, कल वो 5 करोड़ होने की संभावना है। उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए आज दुनिया में कोई
आईएलओ के पास भी क्लैरिटी नहीं है। ये 4 लेबर कोड ये प्रावधान करता है कि गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देना है। गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने का प्रावधान ये लेबर कोड करता है। दोस्तों 5 साल तक कोई काम करता है तो उसको ग्रेजुएटी मिलती है आज के वर्तमान कानून के अनुसार। ये 4 लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है 1 साल तक जो कोई फिक्स टर्म काम करने वाले एम्प्लॉइज है उन्होंने 1 साल काम करा हो तो भी उसको ग्रेजुएटी मिले, उसकी गारंटी लेबर कोड देता है। तो फिर भारत की इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो पाएगी क्या? ये जो ओनर्स हैं, जो कंपनी चलाने वाले हैं, उनका कंपेटिटिव एज पर कहीं ना कहीं बोझ डालेगा? एक ये सवाल है। कंपेटिटिवनेस भारत कैसे मेंटेन करेगा? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हायरिंग एंड फायरिंग का जो आपने प्रावधान उसमें दिया है कि 300 लोगों से कम की कंपनी हो तो आप कभी भी हायर करिए, कभी भी फायर करिए, इससे जॉब सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल करा, क्योंकि ये ही विषय लेके कई लोग कंफ्यूजन पैदा करने के लिए निकले हैं। सवाल है हायरिंग इट्स वन थिंग, फायरिंग तो हम करते ही नहीं। हायरिंग हमें 300 इसलिए करा है, आज इस क्लोज से बचने के लिए लोग 100 से अधिक कर्मचारी हैं तो दिखाते ही नहीं है और रिकॉर्ड पर ही नहीं लेते हैं। ये मिनिमम रिकॉर्ड पर ले लेंगे और कंपनी कोई वैसे इंटीमेंटम उसको उसकी लेबर की सिक्योरिटी के साथ बांधछोड़ करके बंद करने की इजाजत नहीं मिल जाती है, उसका अधिकार छीनने की इजाजत नहीं मिल जाती है। इसलिए 100 से 300 करने का उद्देश्य यही है कि उनके एनरोल पर कितने कर्मचारी है, कितने वर्कर्स है, वो तो कम करके दिखा के कभी भी भाग जाना और 200 लोगों को रजिस्टर पर भी नहीं लेना। मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करा था कि भाई यह प्रावधान के लिए वो विरोध कर रहे हैं तो क्या प्रावधान है, हमने क्यों लाए, उसका हार्द क्या है। जब ये बिल बना तब मैं नहीं था, तो बिल बनाने वाले से मैंने बात करा कि आपके मन में क्या विचार आया था, आपने जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करा तो क्या निकला था। तो मुझे बताया गया कि 100 तो अब तक प्रावधान 100% का था। तो बाद में वो करते थे क्या, चाहता हो तो रजिस्टर पर लेते ही नहीं थे, ऐसा करके वो अपना रास्ता ढूंढ लेते थे। हमने उसको फॉर्मलाइज करा है और कुछ नहीं करा है। और ये करने से कोई वर्कर्स का हितों को डूबने नहीं देंगे, ये तो सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी हमारी है ही है। आप क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और पार्लियामेंट का भी समय घड़ी चलती जा रही है, तो मैं एक आखिरी सवाल जरूर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर आपसे पूछूंगी। अभी भारत देश में लायनल मेसी का टूर हुआ, हमने देखा बंगाल, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, सब जगह वो गए। एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक स्पोर्ट्स आइकन का एक तरह का ये कमर्शियल टूर और उसके जो अरेंजमेंट्स रहे, आपके क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि आयोजक कोई भी हो, प्राइवेट हो या कोई भी हो, देश में मेसी को लेके आए, अच्छा हुआ। उसमें हमें हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर कितना डेवलप हो रहा है देश के संज्ञान में आया। मैंने देखा फुटबॉल लवर्स इतनी भीड़ कर रहे थे, लोग उसके दीवाने थे। ये व्यक्ति के नहीं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के, स्पोर्ट्स के दीवाने थे। मैं मानता हूं कि एक समय था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, तो माता पिता कहते थे कि खेलो मत, पढ़ने में ध्यान दो। आज मैं मेरे बच्चे को कहता हूं पढ़ो भी खेलो भी। ये जो वर्क कल्चर चेंज हुआ है, ये जो स्पोर्ट्स के प्रति देश के युवाओं की रुचि बढ़ी है, एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप हो रही है, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप हो रहा है, वो आने वाले दिनों में हमारे देश में देश का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और ओलंपिक्स में मेडल टैली भी बढ़ाएगा, देश का गौरव भी बढ़ाएगा, देश के युवाओं की फिटनेस भी बढ़ेगी, देश के युवाओं का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और व्यवस्था भी खड़ी होती जा रही है।
आज मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन हमने सारे देश में, जब हम एक स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमने अभी आपने शॉर्ट टाइम के पहले ही देखा होगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया में हुई। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ से कम नहीं थी, क्योंकि पैरा एथलीट की व्यवस्था करना, उसको संभालना, उसकी सुविधा सुनिश्चित करना मुश्किल होता है, लेकिन भी बहुत सरलता से सब कुछ हुआ। 2036 में ओलंपिक्स के लिए भी हमने बिड तय कर लिया है। तब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडल टेली, उसके लिए 10 साल का एक वर्क प्लान बनाया है। ये वर्क प्लान का एक पार्ट है कि अभी हमारे देश में कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो वर्ल्ड क्लास का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। इट्स वन थिंग। अभी जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसके जगह पे दुनिया का बेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, ताकि जिसमें स्टैंडर्ड दुनिया के इक्विवेलेंट हो। उसके लिए हमने सारे देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एनालिसिस करा है। आज क्या है, सेना के पास भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू के पास भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी किड्स में आप जाके आओ, कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में गया था, आज दिल्ली में भारत सरकार के पास जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके पास है। तो इस सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके कहां गैप है, कौन से क्षेत्र में गैप है, उसका गैप एनालिसिस करके वहां हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके लिए हम स्कीम भी लेके आएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। एक बार मैं अलग से 1 घंटा इस विषय को लेके आपके साथ संवाद करूंगा, ताकि देश को पता चले। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मनसुख मंडाविया। मेहनत भी, इसीलिए लेबर कोर्ट, शोहरत भी, इसीलिए स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ टू ओलंपिक्स, आपने रास्ता तय कर दिया। बहुत बहुत बधाई भी आपको। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। थैंक यू सर। Thank you, Honorable Minister, for sharing your vision for the sports in the country, outlining how the new labour architecture will unlock investment, formal jobs, and also create a